In the previous lecture, we discussed pronoun, antecedent, and some of its types. The types that we discussed were personal pronoun, the second one was reflexive pronoun, and the third emphatic or intensive pronoun. The fourth type was indefinite pronoun. The fifth type was interrogative pronoun. यही टाइप्स पढ़ी थी या कुछ और पढ़ा था जी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, फिर इंटरोगेटिव नहीं पढ़ा होगा या दोनों पढ़े थे? रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव नहीं पढ़ा होगा, फिर इंटरोगेटिव पढ़ा होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक्सप्लेटिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, and the 10th type you can say reciprocal pronoun. ठीक है? After that we will learn about anaphoric references and cataphoric references. Some vocabulary and idioms. So we are starting from relative pronoun. The pronoun that makes relation between two clauses in a sentence. रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो दो क्लासेस, दो फ्रेजेस या दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस के दरमियान रिलेशन पैदा करता है, इसलिए हम इसको रिलेटिव कहते हैं। इट मेक्स कनेक्शन, it joins and it gives us information or it links two phrases or two clauses. ये हमारे पास जो हैं who, whom, which, that and whose। यहां पर हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी यही पढ़े थे, वो भी यही प्रोनाउन थे, रिलेटिव प्रोनाउन भी यही हैं। अब डिफरेंस उनकी प्लेस का है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो होंगे ये हम स्टार्ट में पूछेंगे जब कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हु इज द राइटर ऑफ दिस नॉवल। अब यहां पर जो हु है
ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन, लेकिन ये स्टार्ट में यूज हुआ पड़ा है। ठीक है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि पहले सेंटेंस को आप स्टेटमेंट सेंटेंस में चेंज करें, सिंपल सेंटेंस में, और फिर अगर आप होम लग रहा है तो उसकी जगह आप हिम या हर रिप्लेस करें, और अगर आप कह रहे हैं कि हु है तो उसकी जगह आप ही या शी रिप्लेस करें। अगर हु की जगह ही या शी ठीक आ रहा है तब आपने हु ठीक लगाया है, अगर उसकी जगह हिम या हर ठीक आ रहा है तब वो क्या ठीक है, होम ठीक है। अब देखें, होम डू यू बिलीव, इसको आप अगर सिंपल स्टेटमेंट में चेंज करते हैं तो वो हो जाएगा कि यू बिलीव, क्या आ जाएगा, यू बिलीव। होम की जगह हमने क्या लगा दिया, अगर इसकी जगह आप ही लगाएं, क्या ये सेंटेंस ठीक है, यू बिलीव ही, ये सेंटेंस ठीक है, नहीं है ठीक। तो इट मीन्स कि ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है यहां पर हु अगर लगा हुआ है तो वो गलत है और होम ठीक है। हु और होम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हु और होम दोनों पर्सन के लिए यूज करेंगे, हु और होम दोनों, हु सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होगा एंड होम ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लें। लेकिन होम की प्लेस भी मोस्टली शुरू में आएगी, होम की प्लेस भी, वैसे हम ऑब्जेक्ट के तौर पर जिस चीज को लिखते हैं तो वो वर्ब के बाद लिखते हैं, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि होम की जगह भी वही है जो हु की है। तो वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक उस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करें और फिर उसी की जगह आप हिम या हर लगा दें, वो सेंटेंस ठीक है तो फिर आपका ऊपर जो होम लगा हुआ है वो ठीक है। अगर ही या शी ठीक आ रहा है तब होम गलत है, उसकी जगह हु ठीक है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है मैंने आपको बताया, ये दो क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप शो करते हैं, दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में चेंज करने के लिए हेल्प देते हैं और दरमियान में यूज होते हैं सेंटेंस के जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अच्छा, यहां देखो ना, दिस इज द पर्सन हु वॉन द फर्स्ट प्राइज। अब मैं कहता हूं कि दिस इज द मैन हुज कार डैमेज इन एक्सीडेंट। अब हुज हम वहां यूज करते हैं जहां किसी चीज की पोजेशन, ओनरशिप बताई जा रही हो। यहां भी हमने देखा है जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन था, ठीक है, यूजेज सेम है, प्लेसेस चेंज है, ठीक है। तो हुज हम वहां यूज करेंगे। अब हुज कार, जिस बंदे की जो कार है, यहां पर ओनरशिप पोजेशन शो हो रही है तो हमने हु नहीं लगाया बल्कि क्या लगाया है, विच और दैट। ये हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, ये रिप्लेसेबल हैं। कहीं पर आप विच यूज कर सकते हैं, कहीं पर आप दैट यूज कर सकते हैं। और मोस्टली दैट हम वहां यूज करते हैं जहां आपको पहले उसका रेफरेंस दिया गया हो, पहले रेफरेंस दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं दिस इज द चेयर दैट आई बॉट yesterday। ठीक है, तो पहले वो चीज अगर आपको इंट्रोड्यूस्ड है तो आप मोर स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं, ठीक है। या अगर इसकी जगह आप विच भी रिप्लेस करते हैं तो वो दोनों सेम मीनिंग और सेम सेंस देते हैं। समझ आ गई है? तो ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है। दो चीजें मैंने आपको बताई थी रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में कि इसका एक फंक्शन ये है कि दो सेंटेंसेस को ये एक सेंटेंस में चेंज करता है और एक ही सेंटेंस के अंदर फिर दो क्लासेस बन जाती हैं, उनके दरमियान ये रिलेशन पैदा करता है। समझ आ गई है? अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो ये है वो है एक्सप्लेटिव प्रोनाउन।
एक्सप्लेटिव प्रोनाउन या इसका जो सेकंड नेम है वो है डमी प्रोनाउन। ठीक है, एक्सप्लेटिव प्रोनाउन या डमी प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं व्हेन वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो उस सब्जेक्ट की जगह फिल करने के लिए हम डमी प्रोनाउन यूज करते हैं। जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट ना हो, डूअर ऑफ एक्शन ना हो, तो हम सब्जेक्ट की जगह को फिल करने के लिए सेंटेंस में कुछ प्रोनाउन लगाते हैं जिनको हम एक्सप्लेटिव प्रोनाउन या डमी प्रोनाउन कहते हैं। ये हमारे पास इट, देयर या दिस की सेंस में आ जाते हैं। इट जो है ये हम यूज करते हैं वेदर, डिस्टेंस या टाइम के लिए। मैं कहता हूं इट इज रेनिंग, ठीक है, इट इज 6 miles long route, or if I say that it is 12 o'clock now। ठीक है, तो जब आप सेंटेंस में डिस्टेंस की बात कर रहे होंगे, वेदर की बात कर रहे होंगे या टाइम की बात कर रहे होंगे, तो अगर आप प्रोनाउन यूज करेंगे वो इट करेंगे, और ये जो इट है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को रेफर नहीं कर रहा है, इसका कोई खास सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सप्लेटिव या डमी प्रोनाउन। ऐसे ही हमारे पास है कि ये जो देयर है, देयर इज अ मैन इन द स्ट्रीट, और मैंने कहा है कि दिस इज द मैन। ठीक है, तो यहां पर देयर, दिस और इट, इनको हम कहते हैं एक्सप्लेटिव प्रोनाउन। बात समझ आ रही है? किसी स्पेसिफिक हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता है तो उसको फिल करने के लिए हम ये चीज लगा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रोनाउन की टाइप है, एक्सप्लेटिव या डमी प्रोनाउन हम कहते हैं इसे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन आता है। पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन ही होता है। उस दिन जो मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन बताया था कि आई, माई, माइन और मी, इसी तरह वी का, आवर का जो सारा बताया था, तो ये सारे हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन हैं, किसी पर्सन की बात कर रहे हैं। तो अब हमने इसमें दो चीजें देखनी है कि यहाँ एक माई है, एक माइन है और एक मी है। ये तीनों प्रोनाउन ऐसे हैं, और हर इसमें अगर आप वी को देखें तो वी में हमारे पास आवर आ जाएगा, आवर्स आ जाएगा और अस आ जाएगा। इनको देखें और इनको देखें, ये पोजेशन शो कर रहे हैं। ठीक है, मैं कहता हूं कि माई स्टूडेंट, आवर बुक्स। बात समझ आ रही है? ये और ये। अब हमने इनको पोजेसिव प्रोनाउन कहना है और इनको नहीं कहना है। ठीक है, इनको इसलिए नहीं कहना है कि ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करते हैं। दो दीज आर पर्सनल प्रोनाउन एंड पोजेसिव प्रोनाउन, बट दे फंक्शन इन सेंटेंस एज एडजेक्टिव। यहां देखें कि माई कार, आवर बुक्स। अब यहां पर माई और आवर पोजेशन तो शो कर रहा है, लेकिन चूंकि किसके साथ यूज हुआ पड़ा है? नाउन के साथ। तो जो चीज नाउन के साथ यूज होती है वो एडजेक्टिव होती है, जो चीज नाउन की जगह यूज होती है तो वो प्रोनाउन होता है। तो ये चूंकि यहां पर प्रोनाउन का काम ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये जो ऊपर वाले आ जाएंगे, कौन कौन से मैं आपको बताता हूं कि माई, आवर, यूअर, दियर,
हिज, हर, ये हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं, ये हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं। और जो हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन हैं वो हैं माइन, मी, आवर्स, अस, यूअर्स, देम, दियर्स, हिम और हर्स और इट्स। ठीक है, ये जो हैं ये पोजेसिव प्रोनाउन हैं। और याद रखें ये जितने भी पोजेसिव प्रोनाउन मैंने लिखे हैं ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम देंगे। अभी जो आपको कंफ्यूजन होगी ना, मैं अभी कुछ सेंटेंसेस बनाऊंगा तो आपको प्लेस का पता होना चाहिए कि इनकी प्लेस कौन सी है। जो स्टार्ट में ये वाले हैं, ये उस दिन मैंने आपको बताया था कि आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, इनकी प्लेस कौन सी है सेंटेंस में? ऑलवेज दे विल एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, स्टार्ट में यूज होंगे। ये वाले मैंने आपको बताया कि ये प्रोनाउन के तौर पर यूज नहीं होंगे, एडजेक्टिव के तौर पर यूज होंगे। और ये वाले जो हैं ये हमेशा एज एन ऑब्जेक्ट यूज होंगे सेंटेंस में। इन तीन चीजों को अपने माइंड में बिठा लें कि सेंटेंस में इनकी प्लेस कौन सी होगी, इनकी प्लेस कौन सी होगी और इनकी प्लेस कौन सी होगी। बात समझ आ गई है? अच्छा, एक चीज मैं साथ आपको बताता चलूं कि ये एक आर्टिकल है, द डेफिनेट आर्टिकल हम इसे कहते हैं। ठीक है, और हमने ये चीज भी पढ़ी हुई है कि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव आपने पढ़ा हुआ है। यानी हम कहते हैं कि हमारे पास अगर कोई एडजेक्टिव है तो वो उसकी 3 डिग्रीज हैं। हम कहते हैं गुड एक एडजेक्टिव है तो गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। जो तीसरी डिग्री है उसे हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। अब हमने ये पढ़ा है कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव होगा उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज करेंगे। ऐसा होता है या नहीं होता? द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ये चीज नोट की हुई है, शायद पढ़ा होगा कि जितने भी सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं। लेकिन 2 या 3 जगह ऐसी हैं वहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ डेफिनेट आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं। मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं कि माई बेस्ट बुक, हिज स्मॉलेस्ट चाइल्ड। ठीक है, अब यहां पर देखें स्मॉलेस्ट और बेस्ट हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन यहां पर हमने डेफिनेट आर्टिकल द नहीं लगाया है। क्यों? जी, जब भी ये वाले एडजेक्टिव्स लगे होंगे, ये वाले, इनके बाद अगर सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव आता है तो आप डेफिनेट आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो आपका एडजेक्टिव होता है या वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है या वो प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव होता है। ये आगे हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव सिंपली समझ लें कि वो नाउन से पहले यूज होता है, नाउन से पहले यूज होता है। मैं कहता हूं ब्लू बुक, ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। जो किसी इज, एम, आर, वाज, वर के बाद यूज हो, मैं कहता हूं ही इज हैप्पी। अब ये हैप्पी यहां पर हमारे पास एडजेक्टिव है, लेकिन किस चीज के बाद यूज हुआ पड़ा है? तो ये प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव है। ये क्या है? तो हम
सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव जब प्रीडिकेटिव फॉर्म में होगा तब हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल दा लगाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। ही इज द लाउडेस्ट स्टूडेंट। अब यहां पर लाउडेस्ट देखें, ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि लाउडेस्ट के बाद क्या आ रहा है? नाउन पड़ा हुआ है। मैंने कहा कि अगर किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज हुआ पड़ा होगा, नाउन से, वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, अगर वो ऐसा एडजेक्टिव होगा जो इज एम आर के बाद सिर्फ एडजेक्टिव होगा, उसके बाद उसका नाउन, तो वो प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव होगा। तो यहां पर मैंने दा लगाया है। अब मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूं कि ही इज लाउडेस्ट। ये भी सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पर हमने डेफिनेट आर्टिकल दा नहीं लगाया है। ही इज लाउडेस्ट मैंने कहा है, ही इज द लाउडेस्ट नहीं कहा है। इस बात को समझ लें आप कि अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन यूज हुआ पड़ा होगा तो वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। अगर वो सुपरलेटिव डिग्री में आ रहा है तो उससे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल द यूज करेंगे। अगर वो प्रीडिकेटिव फॉर्म में आ रहा है तो फिर आप डेफिनेट आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे। अगर ये वाले पोजेसिव एडजेक्टिव्स लग रहे हैं और इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव आ रहा है, तब भी आप डेफिनेट आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन आता है ना वो ऐसा आता है, क्योंकि ये एक जनरल परसेप्शन है कि जितने भी सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव हैं उससे पहले द आता है। आपको भी टीचर्स ने उसने यही बताया होगा, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। अब जब आपके एमसीक्यूज बनते हैं, आपसे पूछा जाता है, तो वो आपके साथ यही ट्रिक खेलता है, ये वाला या इस तरीके से। तो स्टूडेंट के जहन में तो ये बात होती है कि चूंकि वो देखता है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव को कि ये लाउडेस्ट है तो ये सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, तो इससे पहले ये चीज़ लाजमी है कि डेफिनेट आर्टिकल दा आना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें आप याद रखें कि प्रीडिकेट फॉर्म में हम नहीं लगाएंगे, और पोजेसिव एडजेक्टिव अगर यूज हुआ पड़ा होगा तो हम सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ डेफिनेट आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे। ये बात क्लियर है? एक्सप्लेटिव प्रोनाउन या डमी प्रोनाउन की समझ आ गई है? ये वाला इट, देयर और दिस, ऐसा प्रोनाउन जिसका हमारे पास डूअर ऑफ एक्शन सब्जेक्ट ना हो, तो उस जगह को फिल करने के लिए हम एक्सप्लेटिव या डमी प्रोनाउन क्या करते हैं? यूज करते हैं। इट का मैंने आपको बताया, वेदर, डिस्टेंस या टाइम के साथ हम मोस्टली यूज करते रहते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब पोजेसिव प्रोनाउन माई नहीं होगा, जो मैंने अभी आपको बता दिया, माई, आवर, ये वाले जो हैं ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं जो हमने एज एन ऑब्जेक्ट यूज करने हैं। माइन, मी, आवर्स, अस, दियर्स या देम, वो हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन होंगे। उसके बाद हमारे पास है रिसिप्रोकल प्रोनाउन। व्हाट डज द वर्ड रिसिप्रोकल मीन? रिसिप्रोकल का क्या मतलब है? यस, हाँ, हम इसे कहते हैं कि व्हेन द थिंग्स आर म्यूचुअली शेयर्ड। व्हेन द थिंग्स आर म्यूचुअली शेयर्ड, आप कोई काम करते हैं और दूसरा बंदा भी रिस्पॉन्ड करता है, आपके साथ काम करता है। When two or more things or peoples, ठीक है, म्यूचुअली अगर कोई काम करते हैं, म्यूचुअली शेयर्ड काम करते हैं, ठीक है, तो उसको हम रेसिप्रोकल कहते हैं। ये हमारे पास दो हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। मैं कहता हूं दे हेल्प ईच अदर।
दे हेल्प वन अनदर। ठीक है, तो इट मीन्स के दोनों जो हैं वो म्यूचुअली कोऑपरेट कर रहे हैं। वी यूज ईच अदर व्हेन देयर आर टू एंटिटीज। जब क्या होते हैं, दो बंदों या चीजों की बात हो रही है तो ईच अदर, वन अनदर, मोर देन टू एंटिटीज। तो ईच अदर और वन अनदर ये हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ठीक है, और ईच अदर दो एंटिटीज के लिए हम यूज करते हैं, वन अनदर मोर देन टू एंटिटीज के लिए हम यूज करते हैं। ये बात क्लियर है? इसके बाद हमारे पास जो चीज है वो है रेफरेंसेस। हाँ, ये एक तरीके से अगर आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है। डिस्ट्रीब्यूटिव हम अगर स्ट्रिक्टली वर्ड में कहें तो वो ईच और एवरी है। ईच और एवरी, यानी मैं कहता हूं ईच विल हैव इट्स टर्न। ईच विल, मैं हर एक को इंडिविजुअली वो चीज दे रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो ईच अदर और वन अनदर अगर ब्रॉड टर्म में देखें तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी ला सकते हैं। स्पेसिफिकली देखें तो ईच अदर और वन अनदर क्योंकि म्यूचुअली कोऑपरेशन कर रहे हैं तो हमने उसको एक दूसरी टाइप भी दे दी है जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, अच्छा, एनाफोरिक रेफरेंस एंड कैटाफोरिक रेफरेंस। Anaphoric mean before. Anaphoric reference mean that when we have a noun before a reference. अब यहां रेफरेंस की जब भी बात होगी आप अपने माइंड में प्रोनाउन को रखें। When we have a noun before a reference, मैं कहता हूं कि असलम is a good boy, he is a regular student। ठीक है, तो नाउन हमारे पास ये पड़ा हुआ है। ठीक है, और उसका रेफरेंस कौन सा है? ये प्रोनाउन है। तो पहले नाउन आया हुआ है। जनरली आप अगर सेंटेंसेस देखते हैं तो यही होता है कि पहले नाउन होता है, बाद में उसका रेफरेंस होता है। बाद में उसका रेफरेंस मीन उसका हम प्रोनाउन यूज करते हैं। अब जो कैटाफोरिक रेफरेंस होता है, इसमें द रेफरेंस प्रीसीड्स, the reference precedes the noun, the reference precedes the noun। it means कि reference पहले होगा, ठीक है, और noun जो है वो उसका बाद में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये हमारे पास एक इधर, ये देखें, when she left Sarah packed her bag। अब यहां पर जो she है, पहले मैंने प्रोनाउन यूज किया, यहां पर उसका नाउन मैं यूज कर रहा हूं। सारा पैक्ड हर बैग, एक्चुअली ये जो she है वो इसी की बात कर रहा है, और सारा जो है ये इस she का रेफरेंस ही है। तो कैटाफोरिक मीन कि आपका रेफरेंस पहले आएगा और उसका जो नाउन या थिंग हो वो बाद में आएगी। बात समझ आ रही है? ये एनाफोरिक और कैटाफोरिक रेफरेंसेस हैं।
बिफोर ही अराइव्ड अली हैड ऑलरेडी कम। अब यहां पर जो ही है वो इसी को, अली को रेफर कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमने रेफरेंस पहले यूज किया है, जो वो बंदा है उसको हमने बाद में यूज किया है, तो जो कैटाफोरिक रेफरेंस है। एनाफोरिक मीन बिफोर एंड कैटाफोरिक मीन आफ्टर। जब आपका नाउन पहले होगा तो वो एनाफोरिक होगा, जब आपका नाउन बाद में होगा, उसका रेफरेंस पहले होगा, तो ये हमारे पास कैटाफोरिक रेफरेंसेस हैं। बात समझ आ गई है या इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? ठीक है, ये हमारे पास प्रोनाउन है। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूं, फिर उसमें हम देखते हैं कि नाउन, प्रोनाउन की जो प्लेस है वो कौन सी होनी चाहिए। जी, सारा की बात कर रहा है, ठीक है, किसी और की बात नहीं कर रहा है। अगर किसी और की बात कर रहा होगा ना, फिर ये कैटाफोरिक रेफरेंस नहीं होगा ये, ठीक है। ही या शी अगर किसी और की बात कर रहा होगा तो फिर वो कैटाफोरिक रेफरेंस, अगर आगे जो नाउन है उसी की बात कर रहा है तब वो कैटाफोरिक रेफरेंस है। ये तो हाँ, ये देखें, ये एक सेपरेट सेंटेंस है। जब आप इसको पैराग्राफ में और कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि ये जो शी है ये सारा को रेफर ही कर रहा है, ठीक है। इसको ऐसे आइसोलेट तरीके से देखें तो हो सकता है कि यहां पर आपको ये होगा, ये शी कोई और हो और ही कोई और हो, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट में आपको पता चलेगा। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूं। अब ये कुछ सेंटेंसेस आप देखें, द मैन आउटसाइड द स्टोर विश्ड अकबर एंड डैश। अब यहां पर ब्रैकेट में ये जो डैश है, इसमें आई आएगा, माई आएगा, माइन आएगा या मी आएगा? मी आएगा। अब देखें, द मैन आउटसाइड द स्टोर, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये क्या है? ये वर्ब है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट में आपका माइन आएगा या मी आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या ठीक आ रहा है? दूसरा सेंटेंस देखें, टॉक टू स्टेफन एंड डैश बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। अब यहां पर बताएं कि दे आएगा, देम आएगा, दियर आएगा या दियर्स आएगा? बताएं, दूसरे में क्या आएगा? जी देखें आप, हाँ, टॉक टू स्टेफन एंड डैश बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। डैम आएगा, क्या आएगा? क्योंकि ये दोनों जो हैं ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? अच्छा, इट इज आई आएगा या मी आएगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल? क्या आएगा? इट इज आई आएगा। मैंने आपको बताया कि ये चूंकि हमारे पास प्रीडिकेट है, क्या है? इज एम आर। तो प्रीडिकेट के बाद हमेशा या कोई नाउन पड़ा हुआ होगा या कोई एडजेक्टिव पड़ा होगा या वो उसी चीज को रेफर कर रहा होगा। जो इट है वो अपने आप को, आई को ही रेफर कर रहा है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, ठीक है।
तो इट इज ही, इट इज शी, इट इज दे, इट इज आई, ये सारा ये यूज होगा वो जिसको रेफर कर रहा है। ऑब्जेक्ट के तौर पर आप इसको इट वाज अगर आ जाए, ठीक है, ये सारा हम इसको एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे क्योंकि वो अपनी ही बात कर रहा है। इस बात को समझे, आई हमारे पास सब्जेक्ट है ना, तो इट भी और आई ये एक ही चीज है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें हमारे पास। जॉर्ज एंड माई सेल्फ फिनिश्ड स्टेनिंग द डेक, इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक है? माई सेल्फ क्यों नहीं आएगा? अगर ऐसा होता कि जॉर्ज एंड हिमसेल्फ, फिर ठीक था जी। हाँ, ये देखें कि हिमसेल्फ जो है ना, याद रखें मैंने आपको इसकी 3 प्लेसेस बताई हैं, या सब्जेक्ट के फौरन बाद ही हिमसेल्फ, असलम हिमसेल्फ, या ऑब्जेक्ट के बाद, या वर्ब के बाद, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इंटेंसिव प्रोनाउन, इनकी 3 प्लेसेस हैं, या सब्जेक्ट के फौरन बाद यहां आता, या ऑब्जेक्ट के फौरन बाद आता, या वर्ब के बाद आता। दरमियान में चूंकि एड आया हुआ है तो अब ये इसकी जगह गलत हो गई है, जॉर्ज एंड आई, ये ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज है वन एंड वंस, इसके दरमियान क्या डिफरेंस है? ये दोनों हमारे पास प्रोनाउन हैं, दोनों प्रोनाउन हैं हमारे पास, दोनों क्या हैं, और दोनों की पोजीशन भी सेम है, प्लेस भी सेम है। ये हम सिंगुलर के तौर पर यूज करते हैं और ये हम प्लूरल के तौर पर यूज करते हैं। मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताता हूं, इसको देखें। अब पहले सेंटेंस में आप देखें कि कैन आई गेट यू अ ड्रिंक, वो कहते हैं नहीं, आई ऑलरेडी हैव वन, ठीक है। यहां पर जो वन है वो एक ड्रिंक को रेफर कर रहा है, अ बॉटल। आई थिंक द बेस्ट पोएम्स आर हिज अर्ली वंस। अब यहां पर जो वंस है वो किसकी बात कर रहा है? पोएम्स की। दोनों की पोजीशन सेम है, दोनों की प्लेस सेम है, दोनों प्रोनाउन हैं, एक हम सिंगुलर के तौर पर यूज करते हैं और एक हम प्लूरल के तौर पर यूज करते हैं। बात समझ आ गई है? तो ये कुछ चीजें थी जो हमने डिस्कस की हैं, इट इज रिलेटेड टू प्रोनाउन। अच्छा, अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, this book is our or ours, this house is their or theirs। याद रखें, पीछे मैंने आपको बात बताई कि ये our और their है, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। ये क्या है? इसके बाद हमेशा नाउन यूज होगा, दिस इज आवर बुक, ठीक है, दिस इज दियर हाउस, ठीक है। ये जो आवर्स और दियर्स है ये हमेशा मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा, एंड में यूज होगा आवर्स और दियर्स। आपको कुछ मैं वोकेबलरी के वर्ड्स देता हूं। एक हमारे पास वर्ड है स्क्वाबल,
क्वार्ल, रैंगल, फाइट, ये इस सेंस में हम यूज करते हैं। स्क्वाबल नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। व्हेन यू हैव क्वार्ल विद समवन। रैंगल हम किसे बोलते हैं? रैंगल, WRANGLE। ये भी लड़ाई है जब आप बातों से लड़ते हैं, तो रैंगलिंग। जब आप किसी के साथ बातों में गुस्सा होते हैं, एक फाइट और क्वारल होता है जो आप फिजिकल लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है। तो रैंगल कहते हैं जब आप बातों से किसी के साथ लड़ते हैं, तो उसके लिए हम स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं रैंगल। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉम और पीस। समझ आ गई? एक वर्ड है हमारे पास ऑब्लिवियन, फॉरगेटफुलनेस। नॉट अवेयर ऑफ, जिसे हम कहते हैं भुलक्कड़, या कोई जो है हम कहते हैं कि ये बंदा जो है मोटे दिमाग का है, ठीक है। तो ऑब्लिवियन, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं। इसके लिए एक दूसरा वर्ड हम यूज कर सकते हैं, एमनीजिया। एमनीजिया किसे बोलते हैं? इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा हमारे पास? अटेंटिव और कॉन्शियस, अवेयर। समझ आ गई? एक ये तो आसान वर्ड, नोविस। न्यू से निकला है, जैसे इससे हमारे पास नॉवल भी निकला है। जो नॉवल है जिसे हम पढ़ते हैं, उसका भी जो मीनिंग है न्यू समथिंग, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो ड्रामा चल रहा था, ये एक नया यानरा इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसको उन्होंने नॉवल कहा था, समथिंग दैट इज न्यू। नोविस में आप कह सकते हैं बिगिनर, अप्रेंटिस, ठीक है। एक वर्ड है हमारे पास क्राउच्ड, वन दैट इज स्टूप्ड और बेंट, ठीक है। क्राउच्ड, या एक इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं हंच बैक। किसी की जो बैक होती है वो निकली होती है क्योंकि वो क्राउच्ड होता है, झुका हुआ होता है, और बैक जो है उसकी निकली हुई होती है, उसको हम हंच बैक भी कहते हैं। स्टूप्ड, बेंट, क्राउच। इसका एंटोनिम जो हो जाएगा स्ट्रेट, ठीक है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है, बैरी द हैचेट। ये इसको बरी नहीं पढ़ें, बैरीड या बैरी, किसी चीज को दफनाना, ठीक है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसके बैरी, बैरी द हैचेट। बैरी द हैचेट का मतलब है टू एंड एनमिटी। आप किसी के साथ दुश्मनी, इख्तलाफ जो है वो खत्म करते हैं। बैरी द हैचेट मीन एंड द एनमिटी। एक है ऑन थिन आइस, ये एक हमारे पास ईडियम है, इसका क्या मतलब हो जाएगा? ऑन थिन आइस। ऑन थिन आइस अगर इसको आप लफ्जी देखें तो फॉर एग्जांपल कहीं पर कोई रिवर है और उसके ऊपर ऐसे बर्फ है, तो वो बड़ी थिन होती है। अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आपको अंदर गिरने का चांस होता है। तो ऑन अ थिन आइस का मतलब है कि इफ यू मेक another mistake
इट क्रिएट्स ट्रबल फॉर यू, इट क्रिएट्स ट्रबल्स फॉर यू। आई एम ऑन thin ice with my boss, if I make another mistake I could be fired। ठीक है, यानी अब ये है कि अगर मैं कोई भी एक ऐसी गलती करता हूँ, ठीक है, क्यों, I am on thin ice with my boss, ठीक है। if you make another mistake, यानी आप मतलब आखिरी दिहाने पर होते हैं, कोई मिस्टेक करते हैं तो वो आपके लिए मज़ीद ट्रबल्स क्रिएट करते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स थे और प्रोनाउन का जो सारा टॉपिक था वो आज हमने ख़त्म कर दिया। कोई अगर आपको मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं।